हेलो यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। आज मैं आपके लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आपकी क्लास में हाजिर हुई हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका बेहतर रिविजन हो सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन हैं। प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन का रिवीजन है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को कहाँ मिलता है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, पुराण, उपनिषद या फिर ब्राह्मण। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पुराण। पुराणों में हमें सबसे पहले भारत शब्द के बारे में पता चलता है जिसका नामकरण कैसे हुआ था, प्राचीन काल में जो ऋग वैदिक काल में भरत के नाम पर किया गया है। भारत शब्द का नाम किस पर किया गया है? ऋग वैदिक काल जन जो थे भरत, उनके नाम पर किया गया है। और विष्णु पुराण में हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थित देश को भारत एवं उसके क्षेत्र के निवासियों को भारतीय बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थिति किस में बताई गई है तो आप कहेंगे विष्णु पुराण में। और भारतीय भी अगर पूछा जाए किसको बोला गया है तो जो भारत देश है उनके क्षेत्र के निवासियों को भारतीय बताया गया है। ये सारी जानकारी हमें किस में मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया वर्ड लिया गया है उसकी भाषा क्या है, ये आपको बताना है। संस्कृत, अरबी या फिर यूनानी। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यूनानी। यूनानी वर्ड है इंडिया, यानी इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा को ही हम ग्रीक भाषा कहते हैं, इसलिए अगर ऑप्शन में आपके ग्रीक भाषा दी हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि या तो अगर आपके ऑप्शन में यूनानी दिया हो या फिर ग्रीक दिया हो, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में उल्लिखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी या फिर ग्रीक भाषा से हुई है। और इसका जो इंडिया वर्ड का जो मतलब कि जो मूल शब्द है वो क्या था? वो इसका वर्ड था इंडोई। क्या नाम था? इंडोई से इंडिया बना है। और इंडोई का जो तात्पर्य होता है उसका क्या मतलब होता है? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ग्रीक भाषा में इंडोई बोलते हैं। और इसी इंडोई वर्ड से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तीसरा, पांचवा, सातवां या फिर नौवां। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रैंकिंग भारत के विश्व में लगती है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सातवां। सातवीं रैंकिंग लगती है भारत की एरिया के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें और सारे देश की मतलब सातवें से पहले और 6 और कौन से देश हैं, तो आप याद रखिए सबसे पहले नंबर पर आता है रूस। रूस का नंबर सबसे फर्स्ट पे आता है क्षेत्र के मामले में। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा को दूसरा नंबर मिला है। तीसरे नंबर पर आता है चीन। चौथे नंबर पर आता है यूएसए। पांचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। और छठवें नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। इन छहों के बाद किसका नंबर लगता है? इंडिया का नंबर लगता है। ठीक है, तो आई होप कि ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर हम बात करें कि जो भारत है उसका विश्व के भूगोल में कितने क्षेत्रफल को ये कवर किए हैं, तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी परसेंट पूछ लेता है। तो भारत जो है विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्रफल को कवर किए हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कर्क रेखा व भारतीय मानक रेखा यानी जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है? यानी अगर हम बात करें कर्क रेखा की और भारतीय मानक समय रेखा की, तो आपसे पूछा है कि कितने राज्यों से निकलती है? 5, 8, 2 या फिर 4। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए, कर्क रेखा जो निकलती है वो कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से होकर निकलती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो होती है वो 5 राज्यों से। देखिए, इस आंसर को आप पहले क्लियर करिए। कर्क रेखा कितने से निकलती है? 8 राज्यों से निकलती है। भारतीय मानक रेखा समय रेखा की बात करें तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका 5 से निकलता है, लेकिन इनमें से 2 राज्य जो हैं, क्या 2 राज्य ऐसे कॉमन हैं जिनसे ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों। और वो दोनों राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी 2 ही राज्य ऐसे हैं, एक आपका एमपी और एक आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। यही 2 एक ऐसे कॉमन स्टेट हैं जिनसे कि ये दोनों रेखाएं निकलती हैं। तो आप इसका आंसर गलती से भी 8 या 5 टिक करके नहीं आएंगे, आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 टिक करके आएंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा के बारे में तब आप कहेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में तो आप उसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 5। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है, तब आप इसका आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी 2। और कौन कौन सा? एमपी और छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें कर्क रेखा की तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और अगर हम बात करें मानक समय रेखा की तो वो कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और आप एक चीज़ और याद रखिए कि जब आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि उत्तर प्रदेश की किस जगह से भारतीय मानक समय रेखा लिया गया है, तो आपको याद रखना होता है कि प्रयाग में एक जगह है नैनी, नैनी से ये रेखा ले गई है। और अगर प्रयाग के आसपास का पूछा जाता है तो मिर्ज़ापुर। यही 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आपसे उत्तर प्रदेश में भारतीय मानक समय रेखा की लाइन पूछी जाएगी। तो आपको ऑप्शन में 2 दिखेगा, या तो ऑप्शन में आपके नैनी रहेगा या तो मिर्ज़ापुर। तो ये दोनों प्लेसेस भी आप याद रखिए और ये इस आंसर को आप क्लियर रखिएगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये दोनों ही रेखाएं कितने समान राज्यों से निकलती हैं, तब आप इसका आंसर टिक करेंगे 2 स्टेट। कौन कौन सी स्टेट है? एक एमपी है और दूसरा छत्तीसगढ़ है। आई होप कि ये आंसर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है कहाँ पर? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या फिर असम में। आपसे पूछा है पूर्व में इसका सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। आपसे इस इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट पूछा था, तो ईस्टर्न पॉइंट क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में किस जगह को ईस्टर्न पॉइंट कहते हैं, तो आप याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबीथू। किबीथी को जो है पूर्वोत्तम बिंदु कहा गया है। अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की तो उत्तरी बिंदु में इंदिरा कोल है जो कि कहाँ पर वर्तमान समय में लद्दाख में है। फिर हम बात करें दक्षिणी बिंदु की तो दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर हम बात करें पश्चिमी बिंदु की तो पश्चिमी बिंदु आपका गुजरात में है और गुजरात में एक स्थान पड़ता है गौर माता का, यहाँ पर जो है पश्चिमी बिंदु भारत का माना गया है। तो मैंने आपको चारों डायरेक्शंस क्लियर कर दिए हैं, आप चाहें तो इसको अपनी नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा है कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर, 29 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर या फिर 29 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आप याद रखिए कि जो भारत का कुल देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर हम बात करें कि देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है तो वो भी आप याद रखिए कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर थे। इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर कुल देशांतरीय विस्तार है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या फिर 22716.6 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि इसके जो तट की सीमा लगती है उसका टोटल एरिया आप
किलो लंबाई या फिर किलोमीटर आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम बात करें कुल स्थलीय सीमा की तो ये जो आंसर है आपका 15,200 किलोमीटर इतनी लंबाई है किसकी, भारत की स्थलीय सीमा की। तटीय सीमा का हमने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर ए 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कुल सीमा की बात करें कि भारत में स्थलीय और तटीय दोनों की कितनी है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर कितना है कुल सीमा, 15,200 किलोमीटर कितना है स्थलीय सीमा और 7,516 किलोमीटर क्या है तटीय सीमा। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्लियर कर दिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं पीर पंजाल, नाग टिब्बा, धौलाधर या फिर महाभारत। तो आप याद रखिए कि मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, महाभारत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई की तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3800 से 4200 मीटर के बीच में है। कितने से, 3800 से लेकर के 4200 मीटर के बीच में है। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शंस क्लियर कर दिए। मैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो स्क्रीन शॉर्ट होने की वजह से मैं उन चीज़ों को लिख नहीं पाती हूँ, बट अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप प्लीज़ इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लिया करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करें तो आपकी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है म्यांमार, क्या लिखा है, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर 4। कितने राज्य म्यांमार से सटे हुए हैं भारत के ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4। कौन कौन से सटे हैं, पहला राज्य सटा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य आपका सटा है मणिपुर, तीसरा राज्य आपका सटा है मिज़ोरम, कौन सा, मिज़ोरम, और चौथे राज्य की अगर हम बात करें नागालैंड, कौन सा, नागालैंड। तो यानी आपके यहाँ पे चारों स्टेट हमने आपको डिफाइन कर दिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम और नागालैंड। ये चारों जो है भारत के जो राज्य हैं वो म्यांमार की सीमा से बॉर्डर से सटे हुए हैं। और आप एक चीज़ और याद रखिए, कभी कभी आपको ऑप्शन में मेघालय देता है, मेघालय जो है कभी भी म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, गंगा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। गंगा जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, गंगा जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं बनाती है, ठीक है। गंगा नदी जो है वो हिमालय नदी तंत्र का भाग है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं ये आपको अगर बताना हो, क्योंकि इससे आपका कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो सकता है। तो आपकी कौन कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बनाती हैं ये आप जान लीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ऐसी नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बनाती हैं, लेकिन गंगा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नहीं है, ठीक है। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली जो है पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी तट के पास है, प्रायद्वीपीय नदियों के पानी को बांटने का कार्य करती हैं, ठीक है, जिससे यह पानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बट जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है, यानी शतुद्री के नाम से कौन सी नदी का नाम था प्राचीन काल में, ये आपको बताना है। झेलम, रावी, व्यास और सतलज। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज। सतलज का प्राचीन नाम क्या रह चुका है, शतुद्री रह चुका है। अगर हम बात करें झेलम की तो झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। क्या नाम है, झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी नदी, रावी का नाम है परुष्णी नदी। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास को
आपको याद रखना है विपाशा कहते हैं। व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी सतलज का क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि सतलज जो है सतुद्री नाम है। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शंस क्लियर कर दिए हैं। और अगर हम बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है। राक्षस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दमचौक, ऑप्शन नंबर बी चिल्लास, ऑप्शन नंबर सी पठानकोट या फिर ऑप्शन नंबर डी ले। सिंधु नदी का जो आपकी एंट्री पॉइंट है ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आप याद रखिए कि सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है। और दमचौक नामक स्थान से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो आप कहेंगे सिंधु नदी प्रवेश करती है। और सिंधु नदी की उद्गम की बात अगर हम करें तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट में कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो श्लोक, गिलगित, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये सारी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है? श्रीनगर शहर की बात करें कि कौन सी नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। झेलम, व्यास, रावी और चिनाब। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। झेलम श्रीनगर जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, जो कि सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। अभी मैंने आपको बताया था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, और झेलम पर क्या स्थित है? श्रीनगर स्थित है। अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है झेलम नदी की, और पाकिस्तान में ये चिनाब से मिल जाती है। तो आई होप कि मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताती हूँ उसको आप अपने नोट्स में मेंशन करते चलेंगे, ताकि रिवीजन के टाइम पर आपको ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रिवीजन करने के लिए मिल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी मैंने आपको सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियों के नाम बताए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, ये आपको बताना है। झेलम, चिनाब, रावी या फिर व्यास। तो आप याद रखिए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब जो है वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगर हम बात करें चिनाब नदी की लंबाई की, तो चिनाब नदी की लंबाई आप याद रखिए 1180 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर की होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पटकाई भूमि की अगर हम बात करें कि ये किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। आपको बताना है कि पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आप याद रखिए कि पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ होती हैं ये भारत के पूर्वोत्तर में म्यांमार के साथ भी लगी हैं। तो मतलब पटकाई अरुणाचल प्रदेश से लगी हैं और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो म्यांमार से लगता है, तो म्यांमार से भी इसका हिस्सा सटा हुआ मिलता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है महाराणा रणजीत सिंह बांध कहा जाता है, यानी महाराणा रणजीत सिंह बांध को हम और किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। बगलिहार बांध, मंगला बांध, टिहरी बांध या फिर थीन बांध। तो आप याद रखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी थीन बांध। महाराणा रणजीत सिंह बांध को हम किस और नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे थीन बांध के नाम से जानते हैं। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिए कि थीन बांध कह लीजिए या महाराणा रणजीत सिंह बांध कह लीजिए, ये आपका जम्मू कश्मीर तथा पंजाब की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और इससे किन किन राज्यों को लाभ मिलता है इस बांध से? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जो है इन बांध का लाभ उठाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? केरल की गंगा आपसे पूछा है कि किस नदी को कहा जाता है? भरतपुजा नदी, अलापुजा नदी, पंबा नदी या फिर पेरियार नदी। तो आप याद रखिए कि केरल की गंगा हम किसे कहते हैं? पेरियार नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? केरल की गंगा पेरियार नदी को कहते हैं। और केरल की ये सबसे लंबी नदी भी है।
पेरियार नदी को केरल की सबसे लंबी नदी माना जाता है। पेरियार नदी पर ही, याद रखिए कि पेरियार नदी पर ही इडुक्की बांध बना हुआ है। कौन सा? इडुक्की बांध। आपसे बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो आप याद रखिए कि इडुक्की बांध किस पर है? पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसे जो है केरल की गंगा भी कहते हैं, साथ ही साथ केरल की ये सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, और पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आई होप कि इस क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर क्या स्थित है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग? तो आप याद रखिए कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है देव प्रयाग। और अगर हम आपको बताएं कि पांचों प्रयाग कौन कौन से हैं, तो 4 प्रयाग तो आपकी स्क्रीन पर ही दिए हुए हैं, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। और अब 5वां प्रयाग आपका होता है कौन सा? नंद प्रयाग। 5वां प्रयाग का क्या नाम है? नंद प्रयाग। यही आपके 5 प्रयाग होते हैं। अगर हम इन चारों ऑप्शंस को क्लियर करें तो अपनी नोट्स में आप मेंशन करिएगा कि जो विष्णु प्रयाग है वो किसका संगम स्थल माना जाता है? धौली गंगा और अलकनंदा का। विष्णु प्रयाग किसका संगम स्थल माना जाता है? धौली गंगा और अलकनंदा का। देव प्रयाग किसका संगम स्थल माना जाता है? अलकनंदा और भागीरथी का। रुद्र प्रयाग किसका संगम स्थल माना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग किसका संगम स्थल माना जाता है? कर्ण प्रयाग किसका? अलकनंदा और पिंडार गंगा का। और अगर हम नंद प्रयाग की बात करें तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का। तो आई होप कि आपके ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आपने ये 5 प्रयाग में जो भी मैंने आपको फैक्ट बताया, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो प्रयाग से रिलेटेड इससे बाहर कहीं क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी, पद्मा नदी, जमुना नदी या फिर मेघना नदी? तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम और इसके बारे में, तो फरक्का यानी पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल में एक जगह है उसका नाम है फरक्का। फरक्का की आगे जैसे ही गंगा नदी बढ़ती है तो वो 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी पश्चिम बंगाल तक फरक्का जब तक पहुंचती है तब तक इसका नाम क्या रहता है? गंगा रहता है। गंगा नदी इसके आगे जैसे बढ़ती है तब से ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। पहली धारा का नाम इसका हो जाता है हुगली, पहली धारा का नाम क्या हो जाता है? हुगली, और दूसरा का हो जाता है पद्मा नदी। ठीक है, अब हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल की हो जाती है और पद्मा नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो वो कहाँ पर है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, और अगर वो अरब सागर में नहीं गिरती होगी तो इट मीन्स कि वो कहाँ गिरती होगी? बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती होगी। तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है? महानदी, माही नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से अरब सागर पूछा गया है ना आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। सॉरी, नर्मदा नदी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। माही की बात करें, नर्मदा नदी की या ताप्ती नदी की, ये सारी नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं? अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। ये सारी नदियाँ अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, किंतु महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में महेंद्रगिरी पर्वत में स्थित एक कुंड है, वहाँ से हुआ है। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की अंचल की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? महानदी। और महानदी आप याद रखिए कि इसका पानी अरब सागर में ना गिर के कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का पानी अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपसे पूछा है। साबरमती नदी, महानदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, साथ ही साथ ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि भारत की सीमांत लंबाई कितनी है, यानी भारत की सीमाओं की टोटल लंबाई आपसे पूछा है कितनी है। तो मैंने अभी आपको इसके पहले क्लियर किया हुआ था कि कितनी है। भारत की सीमांत लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, झेलम नदी, रावी नदी या फिर चिनाब नदी। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे से निकलती है, ठीक है। और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय में, असम में, मिजोरम में या फिर मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनके जो नाम है वो कैसे रखे गए हैं, तो इनके नाम जनजातियों के निवास करने के आधार पर रखा गया है। और अब है आपकी वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में लोकटक झील स्थित है। ये तो क्वेश्चन का आंसर आप सबको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है कि लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, असम में, मणिपुर में, मेघालय में या फिर मिजोरम में। तो आप याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि लोकटक झील कैसे पानी की झील है, तो आप याद रखिए कि लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि लोकटक झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की, तो आप याद रखिए कि लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है। और इस झील में जो द्वीप हैं उन्हें फ्यूमिड कहा जाता है। इस झील में जो द्वीप हैं यानी इस झील में स्थित द्वीपों को क्या कहते हैं, हम फ्यूमिड कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप याद रखिए कि लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। तो ये रहे आज की क्लास के आपके टॉप 25 क्वेश्चन जीके के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम के भी चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपने वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।